फिर से आ गया मैं। अब आना तो था ही, पूछो क्यों। कुछ मैं आना चाहता हूँ, कुछ आप बुला लेते हो, दोनों बातें मिलके आने का ज़रिया बन ही जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। बहुत अच्छे तरीके से 100% तरीके से पर्पस सॉल्व हो रहा है ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने का। और ढेर सारा प्यार आप लोगों का। लव यू ऑल। और मुझे यूट्यूब से एक छोटा सा अप्रिसिएशन मैसेज भी आया इन वीडियोस के बारे में, तो फील सो गुड अबाउट इट, है ना। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप में से बड़े सारे पुराने स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया, कईयों से बात हुई, कईयों से बात अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जिन जिन को भी मैंने कमिट किया है फ़ोन करने के लिए, प्लीज़ वेट, आई विल कॉल यू। कईयों को तो मिलने के लिए बोला, वेरी सुन आई विल सी यू। और सबसे अच्छा तो ये लग रहा है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल खोल के अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट हो गए हैं, जो शायद पहले नहीं करते थे। तो इस चीज़ का तो कोई मोल ही नहीं है। दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ अल्टीमेट, यू गाइस रॉक। अच्छा, अब पिछले वीडियो में मैंने, जैसे आपने मुझे कहा था, मैंने सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए अच्छे तरीके से कह दिया था। फिर मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपने सब्सक्राइब करने के लिए तो बोला, आपने वीडियो शेयर करने के लिए तो बोला नहीं। तो आज मैं वो भी कह देता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फर्दर शेयर करो, किसी भी क्लास के हों, 11th 12th 10th 9th 8th, क्योंकि वो यूट्यूब का वीडियो देखना तो फिर 4th 5th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, और मे बी हायर क्लासेस ऑल्सो। तो क्या पता किसके लिए क्या यूज़फुल हो जाए, क्या पता कहीं से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, और क्या पता म्यूचुअली कुछ बेनिफिट हो जाए। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। और एक और मुझे किसी ने कहा, जो मुझे सजेशन बहुत अच्छी लगी। मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि टीचर और स्टूडेंट जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। हो सकता है कुछ मैं बता रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कुछ आप बता रहे हो जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने मुझे कहा कि सर वीडियो के एंड में एकदम से ख़त्म हो जाता है, तो आप उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अटैच कर दिया करो। मैंने पूछा कि एक्स्ट्रा क्या, तो मुझे कहा गया कि कोई पुराना वीडियो, थोड़ी सी उसकी क्लिपिंग। अब मैं सेम वीडियो की क्लिपिंग अटैच कर दूंगा, वो तो फिर मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग होगा। और या कोई ऐसे डेली लाइफ का वीडियो जो आपने बनाया हो, और या कुछ फोटोग्राफ्स नेचर से रिलेटेड या कुछ ऐसा। तो ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा कि जैसे वीडियो एंड होगा, मैं कोशिश करूँगा आज 5-7 फोटोग्राफ्स एंड में इसके अटैच कर दूंगा, ताकि जो एंडिंग हो वो थोड़ा और ज़्यादा एस्थेटिक तरीके से हो जाए। तो ये बेनिफिट होता है ना आपस में बात करने का, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का। ये तो बहुत ही अच्छा लगा, रियली आई लव्ड द आइडिया एंड आई एम 100% ऑन इट फ्रॉम टुडे ओनली। और एक और आइडिया इन सब में से निकल के आया, वो है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक दो पुराने स्टूडेंट्स के बारे में बात की, शायद आपको याद होगा, एक होमवर्क के बारे में एक कॉन्टेक्स्ट दिया था, एक पुराने ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट का, और उसके बाद वो चौकी डब्बी वाला कुछ एग्जाम्पल दिया था, वो भी किसी के रेफरेंस में दिया था। तो वहाँ से कुछ थोड़ा थोड़ा मेरे मन में आया, और थोड़ा थोड़ा मैंने एक दो लोगों से, स्टूडेंट से इस चीज़ का जिक्र किया। तो वहाँ से वो आइडिया डेवलप हो के आया है कि क्यों ना इस वीडियो सीरीज़ में कभी कभी गेस्ट एंट्री बुलाई जाए, कोई पुराना स्टूडेंट जो मैं और वो आपस में बात करें, और उसकी थोड़ी सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस किया जाए। तो जो कुछ इनर एस्पेक्ट्स, जो क्योंकि जो मैं बात करता हूँ वो थोड़ा टीचर के पर्सपेक्टिव से है, जो स्टूडेंट बात करेगा वो थोड़ा आप लोगों के पर्सपेक्टिव से होगा, और मिलजुल के इट कैन गिव राइज टू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्या कहते हो इस बारे में आप और मुझे राय देना। और मैंने तो कम्युनिटी में इससे रिलेटेड एक पोल पोस्ट भी की थी, तो जो तो 100% उसी की फेवर में थी कि हाँ जी ओ यस यस यस, बुलाइए बुलाइए। तो आई एम डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट दैट, ये करने के लिए। तो इसके बारे में मैं आपसे सजेशन चाहूँगा कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, इस बारे में मैं आजकल सोचा। अब आज के इस सेशन में जो मेन बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया, किसी ने मेरे से पूछा कि सर काफ़ी पढ़ लेने के बाद भी एग्ज़ाम आने पे एग्ज़ाम से डर क्यों लगता है, और इसको कैसे टैकल करना चाहिए, पॉइंट 1। और उसी स्टूडेंट्स ने मेरे से ये भी पूछा कि हो सकता है कुछ हद तक इसका हमारे जो प्रीवियस जो लर्निंग है उसके साथ कंसर्न हो, तो प्लीज़ आप इस बारे में भी बात करें कि क्लासरूम के अंदर जो एफिशिएंसी है, क्लासरूम के अंदर जो परफॉर्मेंस है, क्लासरूम के अंदर जो ग्रास्प है, उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कि क्या स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए जब हम क्लासरूम में किसी टीचर से, मेंटोर से स्टडी कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, आई थिंक दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस एवर आस्क्ड। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतना सो मच इट टच्ड मी, आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले क्लासरूम के बारे में। अब क्लासरूम के बारे में देखें तो जैसे वर्ड एक बोला जाता है क्लासरूम, तो
तो मन में क्या पिक्चर आती है? एक ब्लैक बोर्ड रहेगा या ग्रीन बोर्ड रहेगा या स्मार्ट बोर्ड रहेगा, एक टीचर रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट सामने बैठे होंगे, टीचर पढ़ा रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन आज के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली और आज की लर्निंग की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली और आप लोगों की जो लर्निंग कैपेसिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली क्लासरूम का मतलब बहुत बदल चुका है। अब मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये जो डिस्क्राइब किया है इसको क्लासरूम कहा जा सकता है, इसके अलावा बहुत सी और चीज़ों को क्लासरूम कहा जा सकता है। आजकल ऑनलाइन लर्निंग है, आप अपने टीचर से जूम पे या गूगल मीट वगैरह पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो भी एक क्लासरूम है, बहुत बढ़िया क्लासरूम है। आप अपने टीचर का वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं रिकॉर्डेड वाला, वो भी एक क्लासरूम है। आप कोई ऐसा वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जिसको आप डायरेक्टली नहीं जानते हैं, वो भी आपके टीचर हैं, वो भी आपका क्लासरूम है। आप क्लास के बाहर टीचर के साथ खड़े हैं, उससे कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ टीचर आपको कोई एडवाइस वगैरह दे रहे हैं, कुछ डिस्कशन, कई बार बहुत हेल्दी डिस्कशन होती है, वो तो बहुत अच्छा क्लासरूम है। ये इसको मैं बहुत अच्छा क्लासरूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स मुझे हमेशा ये कहते हैं कि सर वो क्लास के बाद, मैंने पहले भी बात की थी पहले वीडियो में इसके बारे में, कि सर वो जो क्लास के बाद बाहर गली में खड़े होके या कहीं पे, या एक बार हमें कहीं पे मिले और हमने वो जो बातें की, दिस वाज द मोस्ट लर्निंग। अब अगर इसको मोस्ट लर्निंग कहा जा रहा है तो इसका मतलब वो भी एक बहुत बढ़िया क्लासरूम है। आप टीचर से घर आके मिलते हैं, कुछ आप यहाँ उसके वर्क प्लेस पे आके मिलते हैं टाइम लेके कि मैंने ये कुछ ऐसा डिस्कस करना है, कभी कभी पेरेंट्स के साथ आते हैं, उसमें जो सीखने सिखाने को मिलता है वो भी एक क्लासरूम है। तो इन सब में एक कॉमन चीज़ है कि आप कुछ सीखने के लिए वहाँ पे हैं और कोई कुछ सिखाने के लिए आपके वहाँ पे है। सो हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी क्लासरूम्स हों जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर पाया, जितने मेरे मन में आए मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। लेकिन इन सब का पर्पज़ एक होता है, सीखना, और सीखने से ज़्यादा एक इसका और पर्पज़ होता है अपने आप को इवॉल्व करना, अपने आप को अपलिफ्ट करना। जैसे आज ही मैंने क्लास में एक बार एड्रेस किया कि इफ़ यू गेट इन्वॉल्व यू गेट इवॉल्व्ड, कि आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आप क्लासरूम के अंदर इवॉल्व होते जाएंगे। और इवॉल्व होना तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी फील्ड में लर्निंग के लिए। इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, उसी से आप अपने को अपग्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इनमें से कोई भी क्लासरूम हो उसके अंदर एज ए स्टूडेंट फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली एज ए टीचर भी। फोकस का क्या मतलब? एकदम ध्यान लगा के। अब इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे एक गोल्डन लाइन मेरे मन में आ रही है कि क्लास के अंदर ध्यान से सुनना और घर जाके मन लगा के पढ़ना, ये दो चीज़ें आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगी, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगी। अब देखो फॉर एग्जांपल आप कोई फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई फेवरेट वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई गेम देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या कोई और अपने इंटरेस्ट की चीज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी इसके बारे में, या कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं, है ना, तो कभी कभी इसके बारे में ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है कि हम तो देखते देखते या सुनते सुनते खो गए। तो क्लासरूम में भी ऐसा होना चाहिए, खो जाना चाहिए। लर्निंग विल कम वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। खो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए टाइम का पता ही नहीं लगता। इवन मैं आपको ट्रूली कह रहा हूँ, आज ही मॉर्निंग की क्लास में ऐसा हुआ कि वो कुछ टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, मिलजुल के हम सभी खो गए। 6 मिनट ज़्यादा पढ़ा दिया। वैसे तो मैं टाइम पे शुरू और टाइम पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन वंस इन ए वाइल ऐसा हो जाता है कि नोबडी वाज अटेंडिंग टू द क्लॉक एंड इट हैपेंड। तो इस तरह से होना चाहिए, एकदम से खो जाना चाहिए एंड इट इज़ पॉसिबल। और अगर आप उस तरीके से नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ उसमें कमी रह सकती है, ऐसा मैं कहूँगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लासरूम में एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय का मतलब ये नहीं कि आप एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय का मतलब कि जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जो भी टॉपिक आपके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, इंटरेक्टिव डिस्कशन हो रही है, इट शुड क्रिएट ए सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, अ थ्रिल इनसाइड यू। इट शुड मेक यू हैप्पी। कई बार मैं देखता हूँ कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एकदम से बच्चों के चेहरे पे ऐसे खुशी सी आ जाती है। तो आई जस्ट लव दैट मोमेंट कि इससे ऊपर शायद कुछ भी नहीं है इस प्रोफेशन में। और इसीलिए यहाँ पे एक और गोल्डन लाइन मेरे मन में आ रही जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अनदर गोल्डन लाइन, कि द रियल पर्पज ऑफ द क्लासरूम इज टू स्टिमुलेट द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड इन द राइट डायरेक्शन। दैट इज द रियल पर्पज। नोट्स लिखना सेकेंडरी है, नोट्स लिखवाना भी सेकेंडरी है, वो लिखवाने जरूरी भी हैं, लेकिन प्राइमरीली इट शुड क्रिएट अ सेंस ऑफ, समझ गया,
क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट है और उसके टॉपिक्स हैं, नेम एनी सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड द क्लासरूम इज़ a part of the journey, and sometimes, and I would say most of the time, the journey should be as enjoyable, as beautiful, as important as the destination. तो अगर क्लासरूम में हम उस तरीके से नहीं ध्यान दे रहे हैं, इन्वॉल्व उस तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उस जर्नी में कमी रह जाती है। टीचर आपको पूरे ध्यान से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके, छोटी छोटी एग्जांपल्स दे के, क्रिएटिंग फन एट टाइम्स, और पूरी तरह से इलस्ट्रेट करके आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आपका ध्यान कहीं भटक गया, आप सिर्फ नोट्स लिखने पे ध्यान दे रहे हैं या साथ वाली कॉपी से आप अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, देन द ब्यूटी ऑफ द जर्नी एंड द ब्यूटी ऑफ दैट वंडरफुल सब्जेक्ट इज समहाउ कॉम्प्रोमाइज्ड। और कोशिश करना चाहिए कि ऐसा ना हो। यू शुड बी एबल टू एंजॉय, you should be able to blissfully enjoy each and every moment that you spent in the classroom. These are very very precious moments. क्लासरूम के अंदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, सब्जेक्ट के अलग अलग रियल्म्स को जानने का मौका मिलेगा, नई नई चीज़ें आपकी थिंकिंग के अंदर ऐड होंगी। ये तो प्राइमरी बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा क्लासरूम के अंदर इन्वॉल्व होने से, टीचर के साथ इंटरेक्ट करने से, बाकी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने से आपका लॉजिक एनहेंस होगा, रैशनैलिटी बढ़ेगी, और सरल भाषा में कहें तो तार्किक क्षमता बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट को आगे लेके जाने में। और अलग अलग तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह की आप प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनमें अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की बहुत इम्पॉर्टेंस है। बहुत सारी चीज़ें जो क्लास में डिस्कस हो जाती हैं और आपने अगर फुल उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, आपका आंसर गलत हुआ या सही हुआ, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता क्लास के अंदर, है ना। वैसा नहीं सोचना चाहिए कि हाय मेरा गलत हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास की याद रहेंगी, क्लास की मूवमेंट्स आपको याद की रहेंगी, जो इलस्ट्रेशंस आपको दी गई हैं वो सब आपको याद रहेंगी। तो फिर जब आप रिविज़न कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे ही घर पे पढ़ रहे हैं, जब आप पेपर लिख रहे हैं या आप किसी को समझा रहे हैं, उस समय वो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली रिकॉल होंगी। वो माइंड के अंदर जो कनेक्शंस हैं बहुत ब्यूटीफुली और बहुत इंट्रीगेटली डेवलप होंगे, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और फिर से वो एक कोड जो पहले भी यूज़ कर चुके हैं, वेल बिगन इज हाफ डन। तो क्लासरूम के अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाना, इट इज़ लाइक प्लानिंग योर सब्जेक्ट वेरी वेल, रादर दैन कि सिर्फ नोट्स लिखे और घर जाके फिर नए सिरे से पढ़ना शुरू हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ये जो चीज़ है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप अपना आधे से ज़्यादा काम जो है क्लासरूम के अंदर ही ख़त्म करके आते हैं। और बिलीव में ये बहुत ही एक सरल प्रोसेस है, बहुत ही सहज है। क्लासरूम के अंदर फोकस्ड रहना, क्लासरूम के अंदर ध्यान देना, क्लासरूम में हर बात ध्यान से सुनना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगेगी। इसके लिए जस्ट एक इंटरनल रियलाइजेशन चाहिए कि आई एम इन द क्लास, बस दैट्स ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब खासतौर पे जब क्लास में इंटरेक्ट करते हैं, मान लो कोई क्वेश्चंस, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, टीचर ने पूछा, हाँ जी हैंड रेज करो, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे, तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, कुछ ने नहीं किया। तो जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, मेरा बहुत फोकस उन पे होता है। मैं चाहता हूँ कि दिल से आप लोग पार्टिसिपेट करें, हैंड रेज करें। क्यों? अपने मन में जो भी आंसर है उसको बाहर निकाल के लाना चाहिए। इस चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए क्लास में कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, सर क्या सोचेंगे। सर तो कुछ नहीं सोचेंगे, साथ वाले स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, मोस्टली उनमें से भी ज़्यादातर लोग नहीं सोचेंगे। और अगर कोई सोच रहे हैं तो उनको भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन एक फर्दर डेवलपमेंट होगी, एक फर्दर एवोल्यूशन होगी इफ़ यू कम आउट विद योर आंसर। कोई न्यूमेरिकल मिला करने के लिए सॉल्व किया, कैलकुलेशन कर ली है, आंसर कुछ आ भी गया, लेकिन फिर भी वेट करें कि बाकी लोग पहले आंसर बोलें, अगर मेरा मैच करेगा तो देन आई विल कम आउट विद इट। बट वाई? आप क्यों अपना कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से बाहर नहीं आने देते हैं? यू शुड, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लासरूम। इन सब चीज़ों को मिला के अभी हम इसमें या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो जो एग्ज़ाम का फियर है वो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ दैट, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, क्योंकि क्लासरूम से ही हमारी एजुकेशन जो है, हमारी स्टडी जो है वो स्टार्ट होती है। देखो छोटी सी एग्जांपल मैंने क्लास में भी एक बार दी बच्चों को। मान लो ऐसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, बैडमिंटन खेल रहे हैं, 5 लोग हैं, बारी बारी से खेल रहे हैं, एक इधर। जो हार गया वो चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया। फिर उसने उससे खेला, जो हार गया वो चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया। अब इसमें हार जीत तो सिर्फ एक वर्ड्स हैं, है ना। दे आर एंजॉइंग द गेम, दे आर लर्निंग द गेम। जरा एक दूसरे को वो देख भी मेरे इतने पॉइंट। तो क्लासरूम शुड बी एज एंजॉयबल एज दैट। इसमें क्लासरूम में आंसर गलत हो जाना या आंसर नहीं आ पाना, इन दोनों चीज़ों को एक्सप्रेस करने से क्या मिलेगा आपको और
सीखने को मिलेगा। यू विल बिकम ए बेटर पर्सन ऑफ योर सेल्फ, यू विल बिकम ए स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसलिए जैसे बहुत जो वाइज पीपल से कि स्पोर्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, खेल बहुत ज़रूरी है। खेल हमें सिखाता है कि सब कुछ हार जीत के लिए नहीं है, बहुत सारी दीज आर द मोमेंट्स दैट आर टू बी एंजॉयड। इट इज़ सो देयर इज सो मच एक्साइटमेंट इन लाइफ एंड इन जनरल द लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। और इन सब छोटी छोटी बातों का इम्पैक्ट रहेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पिछले एक आध वीडियो में जैसे मैंने बात की होमवर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में, और उसके बाद मेरी अपनी क्लास में ही ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क कंप्लीट करके आ रहे हैं। दैट इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट विच इवन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। इट इज़ कमिंग आउट सो ब्यूटिफुली इन सच ए वंडरफुल मैनर, है ना। आई एम जस्ट लविंग इट। अब क्लासरूम में ध्यान से सुनने से, इन्वॉल्व होने से, इंटरेक्ट करने से एंड ट्राइंग टू रिटेन द थिंग्स, इससे डायरेक्टली एग्ज़ाम में कैसे हेल्प होती है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपके पास 3 स्टेप रहते हैं उसको एसिमिलेट करने के। सबसे पहले तो वो जो क्लासरूम के अंदर चल रहा है, उसके बाद जब आप घर जाके पढ़ेंगे उसके बारे में, वो जो सेल्फ स्टडी पार्ट जिसको कहते हैं, और उसके बाद जो थर्ड और फाइनल पार्ट होता है जब आप टेस्ट या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ये इसके लिए मुझे थोड़ी सी केमिस्ट्री की एग्जांपल देनी पड़ेगी और थोड़ा सा फिर केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा इस वीडियो में, दोनों पर्पस सॉल्व होंगे। जैसे क्लास में नोट करवा दिया गया एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय कि जो नाइट्रेशन है बेंजीन की, उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज नाइट्रोनियमाइन, NO2 पॉजिटिव। जैसे इतना लिखवाया, क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई, फिर एक्सप्लेन किया गया कि नाइट्रोनियमाइन कैसे बनता है। कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, वहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उनके इंटरेक्शन से इक्वेशन लगा दी। इतना नहीं मैं यहाँ पे पढ़ा रहा, जस्ट आई एम टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम इट। तो वो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोनियमाइन जनरेट होता है विच एक्ट्स लाइक द इलेक्ट्रोफाइल, और इसकी इक्वेशन भी लिखवाई जाती है। तो एक्सप्लेन हो गया, चलो क्यूरियोसिटी भी हो गई, क्लियर हो गई और पता भी लग गया। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मान लो सपोज सिंपल इतना क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, और नीचे 4 ऑप्शन हैं। अब अगर तो आपको रिटेन है, सीधा टिक हो गया NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियमाइन। अगर आपको रिटेन नहीं है तो आप उधर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसी तरह से उसको इंटरेक्ट करके मे बी यू गेट द राइट आंसर इवन देन। लेकिन पहले वाले में और दूसरे वाले में फ़र्क है। जो आपको पूछा गया, जितना आपको पूछा गया उसका आंसर आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन था ही नहीं वो। तो इससे फिर हेल्प क्या होती है, ये जो छोटा छोटा एग्जाम के अंदर टाइम बचता है, इट हेल्प्स ए लॉट। इट हेल्प्स नॉट ओनली इन टाइम बट इन टाइम मैनेजमेंट। एक तो आपका इमीडिएटली आंसर सही आएगा, आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और वो कॉन्फिडेंस और बूस्ट बेस्ट माने जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलते हैं। एग्ज़ाम के अंदर आपकी अपनी ही परफॉर्मेंस से आपको छोटे छोटे कॉन्फिडेंस के बूस्ट मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उस समय। वो जो टाइम बचेगा उस टाइम में आप कोई और डिटेल्ड क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल, मे बी किसी और सब्जेक्ट का कोई न्यूमेरिकल जो ज़्यादा टाइम डिमांड करता हो, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एल हाई होगा कि हाँ मुझे तो ये आ रहे हैं क्वेश्चन, उससे और ज़्यादा हेल्प होगी। और वो 2.5-3 घंटे के अंदर ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। व्हाट आर द इवेंट्स दैट योर इनर सेल्फ इज़ गोइंग थ्रू, उस समय उससे परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्ज़ाम फेयर के साथ रिलेटेड वाली बात है। तो ये छोटी छोटी बातों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और फिर ये जो छोटी छोटी बातें आज क्लासरूम के बारे में हमने की हैं, इनके ओवरऑल इन टोटलिटी जो सिग्निफिकेंस है कि आप अपने टीचर के साथ कनेक्ट होते हो, आप अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हो, दोनों के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप दोनों के साथ कनेक्ट करेंगे बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, बहुत स्ट्रेंथ आएगी, बहुत कुछ और दिखेगा जो हो सकता है वैसे आपको नहीं दिख रहा। जैसे मैं क्लास में भी हमेशा कहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें क्लास में मिस हो रही हैं या इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही या इतना दिल से नहीं बातों को सुना जा रहा है, तो वो जो सब्जेक्ट के अंदर की ब्यूटीफुल जर्नी होती है उसमें से काफ़ी कुछ मिस हो जाता है। वो जब मिस हो जाता है तो कभी कभी उनमें से ही कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं जिनके कारण फिर वो बात नहीं आ पाती जो आ जानी चाहिए। और इन शॉर्ट अगर एक पॉजिटिव वे से कहें तो कि हम उससे बेटर कर सकते हैं। अब वो पुरानी गोल्डन लाइन मुझे याद आ रही है, सारे वीडियो लेक्चर्स वाली क्लास में भी कहता हूँ कि 3 तरह की तैयारी होती है। अब मैं फिर से कहूँगा तो आप मेरे ख्याल मेरे साथ साथ रिपीट करोगे। अब ये नहीं सोचो कि मैं आपको सुन नहीं सकता।
एक तरह से सुन ही रहा हूँ, इतना कनेक्शन तो आप में और मेरे में है ही। वो 3 तरह की तैयारी कौन सी होती है? सबसे पहली होती है टॉपिक की तैयारी, उसके बाद होती है सब्जेक्ट की तैयारी, और तीसरी तैयारी होती है अपनी तैयारी। टॉपिक की तैयारी से सब्जेक्ट की तैयारी होती है, सब्जेक्ट की तैयारी से अपनी तैयारी होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। जैसे भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है किसी सब्जेक्ट में, वो टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन उस टॉपिक के साथ जो रिलेटेड बातें हैं उनसे हमारा वो सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो रहा है। कभी कभी 2-3 टॉपिक मिलके कोई क्वेश्चन बनता है या कोई बहुत अच्छी प्रॉब्लम बनती है। अब जैसे आजकल ट्रेंड है चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स गिवन रहती हैं बुक्स में। अब हर एक प्रॉब्लम ऐसी नहीं है हर एक सब्जेक्ट में, आई कैन से दैट, जिसको हम क्लासीफाई कर सकें, पिन डाउन कर सकें कि ये वाले चैप्टर का है। अपने सब्जेक्ट से सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। मोल कंसेप्ट जब पहली बार पढ़ाया जाता है तो अगर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर दें उसके क्वेश्चंस करने डिफरेंट सॉल्व बुक से, जिसमें चैप्टर वाइज दिया रहता है, तो उसमें कई क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स कम बैक विद कि सर ये वाला नहीं हो रहा। तो फिर मैं उनको गाइड करता हूँ कि इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो मोल के अलावा किसी दूसरे टॉपिक का भी है और तीसरे टॉपिक का भी है। जब वो टॉपिक कर लेंगे तब वो हो जाएगा। अब इसमें मैं छोटी सी आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। वो किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह गिवन है और कंटेनर का वॉल्यूम, इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। तो वो उसमें कंबाइंड गैस इक्वेशन लगेगी, PV इज इक्वल टू nRT, या फिर वो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब मोल कंसेप्ट के लेवल पे अगर वो नहीं किया तो फिर वो वाला क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं। वो कहाँ सॉल्व होगा जाके, जब गैसीय स्टेट चैप्टर में उन चीज़ों की डिटेल्स करेंगे। तो अगर आप उसी लेवल पे थोड़ा सा और आगे जाके वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं या गैसीय स्टेट चैप्टर तक जाके उसको कर लेते हैं, कनेक्शन बन गया तो टॉपिक के साथ साथ सब्जेक्ट की तैयारी भी होगी, एक और इनसाइट उसके अंदर डेवलप हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनके लिए कनेक्शंस, इन्वॉल्वमेंट, ये सब बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सब कर रहे हैं, अब आपको पता लग गया कि ये वाला क्वेश्चन ये 2 या 3 टॉपिक से मिलके था, या और इसको एनहेंस करेंगे तो क्या होगा, और जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी उतना एक अपनी तैयारी होती है। वी लर्न हाउ टू मैनेज, वी लर्न हाउ टू रिटेन, वी लर्न हाउ टू इवॉल्व, और सबसे इम्पॉर्टेंट वी लर्न हाउ टू लर्न। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सीखना कि एक्चुअल में सीखना कैसे है। जब आप सीखना सीख गए तो समझ लो कि आप सब कुछ सीख गए। सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट उसके लिए नहीं रहेंगे। आपके सामने एक टॉपिक है, आप उस टॉपिक को पढ़ के समझ के उसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। एंड विद इन्वॉल्वमेंट, फर्दर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिस्टम एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम, हू नोज यू कैन बी द बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो वो जो तीसरी वाली तैयारी है, अपनी तैयारी, उसका वो जो बाद वाले एग्जाम्स होते हैं जिनको बिग गेम्स कहा जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और फिर उनको रिलेट किया जा सकता है एग्ज़ाम फियर के साथ। जितनी बढ़िया आपकी ये वाली तैयारी होगी, अपनी तैयारी जिसको कहते हैं, और उतना ज़्यादा आप इवॉल्व हैं और उतना एग्ज़ाम फियर आपको कम लगेगा। यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एग्जाम्स। चलो इसके बारे में हम और डिटेल में इन फ्यूचर बात करते रहेंगे। और इन्वॉल्वमेंट से कनेक्शंस कैसे बनता है और कैसे वो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करता है सब्जेक्ट में, और कैसे वो उस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करता है, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब थोड़े दिन पहले मैं पढ़ा रहा था एरोमेटिक केमिस्ट्री, तो उसमें बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह करवाई, और जब सारे रिएक्शंस करवा दिए तो उसके बाद मैंने खुद ही, इसके पहले कि स्टूडेंट्स कहें, मैंने उनको कहा कि ये इतने सारे रिएक्शंस हैं इसके और सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये इंटरमिक्स हो जाए, तो इसलिए हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं, हम एक्टिविटी कहते हैं उसको, एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे ये सारे के सारे आपको वन शॉट में रिटेन रहे। शॉर्ट नोट्स बनाना इज ऑलवेज यूजफुल, बट देयर आर डिफरेंट वेज हाउ टू डू इट। तो मैंने इनको कहा कि आप ऐसा एक प्लेन पेपर लें A4 साइज़ का, उसके सेंटर में बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फिर उसके बाद काउंट कर लें कि कितने रिएक्शंस हमने किए हैं, अलग अलग उनके स्पेशल केस मिला के 13 या 14 प्रोडक्ट्स वहाँ पे बन रहे थे, कि जितने भी किए उनको ऐसे लाइंस लगाएं चारों तरफ, रेडिएटिंग आउट ऑफ इट। फिर ऐसे मजाक में कहा कि जैसे आप छोटे होते ड्राइंग करते तो सूरज बनाते होते, सेंटर में गोला और फिर साथ में रेज कमिंग ऑन ऑल द साइड्स, और फिर हर एक लाइन के, हर एक रे के एंड पे वो प्रोडक्ट लिखें जो उससे बन रहा है, और वो सब आपने नोट कर लिए। फिर उसके बाद एक बार टॉपिक रिवाइज करके वो जो लाइंस हैं उनके ऊपर लिखें कि ये नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ, ये वाला सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ, इसमें क्लोरीन हैलोजन कैरियर वगैरह यूज़ किया। तो इस तरह से तो एक सूरज टाइप आपका बहुत बढ़िया एक बन जाएगा। और ये करने में एक्टिविटी है इतनी इंटरेस्टिंग कि करते करते आपको सब याद हो जाएगा। मोर ओवर अगर आप इसको अपने स्टडी टेबल वगैरह पे पिन अप करके रख लें, तो जब आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी करेंगे तो कहाँ 2 घंटे लगने प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए, और कहाँ आपका 5-10 मिनट में ही सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। अब इतना सीरियसली लिया कि मैंने उनको कहा भी कि ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो मुझे इसका
फ़ोटो भेजी। व्हाट्सएप पे आजकल PDF भेजना बहुत ईजी है। तो एक स्टूडेंट ने जल्दी जाके मुझे वो ड्रॉ किया और अलग अलग कलर्स में ड्रॉ किया और उसकी फ़ोटो मुझे भेजी। और सबसे बढ़िया बात जो मेरे दिल को छू गई, उसके नीचे लिखा होता सूरज। सो दैट इज़ द कनेक्शन। मैंने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया और इतना मेरे अंदर से अप्रिसिएशन आ रही है कि देखो मैं आपको यहाँ पे ये बात सुना रहा हूँ। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्शन, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द क्लास। और वो टाइम आ गया कि हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक की बात भी करनी है। जैसे मैंने आपको कहा था, मुझे ही एडवाइस किया गया था कि हर बार कुछ ऐसा भी कर लिया जाए ताकि वो और इंटरेस्टिंग हो जाए, खासतौर पे पुराने स्टूडेंट्स को जो थोड़ा मेमोरीज़ को रिलीव करना चाहते हैं। तो एक मुझे बात याद आ रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि सपोज़ आपके अगर गेस्ट आ गए गर्मियों में, तो कोल्ड ड्रिंक खोल के ले आए, खोला उसको और ग्लासेस में डाल दिया। अब अपने वाले ग्लास में थोड़ी सी ज़्यादा डाल ली, तो गेस्ट जो है एकदम से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उनको आप ले लीजिए, तो कह हाँ जी ले रहे हैं। तो फिर वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, 2-3 मिनट के बाद फिर उनको कहा ले लीजिए, कह रहे हाँ जी ले रहे हैं, फिर नहीं ले रहे, फिर बात करते जा रहे हैं। ऐसे जब 1-2 बार हो जाता है तो फिर थोड़ा सा उनको कहा जाता है कि प्लीज़ आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, नहीं तो इसमें से गैस निकल जाएगी। हाँ, मुझे पता आप जो लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, ऑल हैव स्टार्टेड स्माइलिंग एंड लाफिंग राइट नाउ, आई कैन सी दैट। अब वो गैस निकल जाएगी, इससे क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक में से जो फिज़ है वो चला जाएगा, उसका जो थ्रिल चला जाएगा और फिर कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसके पीछे वो क्या रहता है कि अगर किसी लिक्विड में कोई गैस डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट किया जाएगा, गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना प्रेशर कम होगा उतना सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक को खोल दिया, प्रेशर तो रिलीज़ हो गया और बबल्स जो है दे स्टार्ट कमिंग आउट, कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स। और अगर गैस ने थोड़ी देर तक कोल्ड ड्रिंक नहीं लिए तो फिर उनको कहा जाता है इसलिए कि गैस निकल जाएगी। अब आप ये बताओ मुझे ये कौन सा ला है, कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूँ। अब आप हंसी जा रहे हो ये तो मुझे बताइए, और इससे ज़्यादा भी आप तब हंसोगे जब गेस्ट आपके सामने बैठे होंगे और पहले इवेंट पे आप उनको कहोगे कि ये ले लीजिए, नहीं तो इसमें से गैस निकल जाएगी। तो बड़ा मज़ा आता है, छोटी छोटी बातें ये सब। और इस चीज़ को क्लासरूम में मैं कहता हूँ ओपन हैप्पीनेस मूवमेंट, 2 चीज़ों से रिलेट करके, क्योंकि आई कैन रिकॉल कि बहुत साल पहले किसी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड का कुछ एडवर्टीजमेंट था कि जिसमें ऐसे बॉटल को खोलना और एकदम से बबल्स कमिंग आउट एंड इट वाज रिटन ओपन हैप्पीनेस। और वो तो चलो उसके साथ रिलेट हो गया। और हैप्पीनेस कि जितनी खुशी से कोई टॉपिक समझ आ जाए, जितनी खुशी से वो टॉपिक अपने अंदर एसिमिलेट हो जाए, उससे अच्छा तो बताइए लाइफ में क्या हो सकता। और प्रिपरेशन से रिलेटेड जो आज की बातें वो बस यहीं तक। ये जो एग्ज़ाम के फियर के बारे में डिटेल से बात करना एंड हाउ टू टैकल इट, ये थोड़ा लंबा चलेगा। आई विल कम अप विद एटलीस्ट 2 और 3 मोर सच वीडियोस, क्योंकि एकदम से 2-3 लाइन में ख़त्म नहीं कर सकते। 2-3 लाइन में ख़त्म करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो सारी चीज़ें शुरू से बेसिक से स्टार्ट करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को एड्रेस करना और इसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आना। सो दिस विल टेक टाइम, थिंग्स विल डेफिनेटली टेक टाइम। तो अभी आज की बातचीत तो यहीं ख़त्म करनी है। और वीडियो ख़त्म करने के लिए जैसे मुझे कहा गया कि वो कोई छोटी सी फन मोमेंट क्लास की सुनानी होती है, पिछली बार वो सुनाई थी। वो बाहर देखते हुए जब स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होता है तब उसको क्या कहा जाता है। अभी जब जैसे कोई टेस्ट हो गया क्लास में और वो नेक्स्ट डे टेस्ट चेक होकर मिलने हैं, तो क्लास में आते ही मैं पूछूंगा, बोलो आप पहले बोल दो, फिर मैं बोलता हूँ। मुझे पता आपको याद है कि भाई पहले पेपर बनने हैं कि पहले आगे पढ़ाना है। तो दैट मोमेंट काइंड ऑफ डिक्लेयर्स कि पेपर बढ़ने वाले हैं। अब उस समय हर एक ने यही कहना होता है कि सर पहले पेपर बढ़ने। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जब पेपर बढ़ने शुरू होंगे तो 5-10 मिनट पढ़ाई नहीं होगी, वो भी सही है, कभी कभी वो भी इंजॉयबल है। और दूसरा, कभी कभी कोई पीछे से कह देता है कि सर पेपर बढ़ने रहने दो, आज आगे पढ़ाना है, पहले पेपर रहने दो पढ़ने, मे भी अच्छा ना हो। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा आप तो पीछे बैठे हो, आप आगे आ जाओ तो फिर आगे पढ़ा देते हैं। बात तो सिर्फ आगे पढ़ाने की हो रही है। सो छोटी छोटी क्लास की बातें बहुत अच्छा लगता है। आपसे पहले भी बहुत शेयर किए हैं और भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी आपका प्यार ऑलरेडी मिल रहा है, मुझे पता है, और मिलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ आपके मैसेजेस की। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ करना है अच्छी तरह से, दूसरों के फ़ोन पकड़ पकड़ के उससे भी करना है। और एक मैंने जो शुरू में आपसे प्रॉमिस किया, 2 प्रॉमिस किए। एक तो किसी गेस्ट को लेके आएंगे, किसी पुराने स्टूडेंट को, जिससे कुछ कंस्ट्रक्टिव बात हो और आपको उसका बेनिफिट हो सके, एंड विल ऑल एंजॉय दैट वंडरफुल कन्वर्सेशन। और दूसरा, इस वीडियो के एंड पे मैं कुछ फोटोग्राफ्स छोड़ रहा हूँ जो मैंने क्लिक किए हैं नेचर से रिलेटेड, और आप बताना मुझे आपको कैसे लगे। ठीक है, तो फिर बस जी।